लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर मिडिल ईस्ट हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ऐसे में सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी फॉरेन पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली यूएई के विजिट पे थे, जहां पे उन्होंने एक हिंदू टेम्पल जो कि यूएई का पहला हिंदू टेम्पल है उसे इनॉग्रेट करा। साथ में डिजिटल पेमेंट्स, रुपे कार्ड्स, यूपीआई, डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, कल्चर के बारे में भी काफी बात हुई। एग्जैक्टली हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि इंडिया यूएई का बैकग्राउंड क्या है रिलेशंस का। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के डोमेन में स्पेसिफिकली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल के बारे में क्या बात करी। एनर्जी जो कि हमारे काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है हाइड्रोकार्बन्स की और रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके बारे में क्या बात हुई। मल्टीलेटरल संस्थाएं जैसे कि ब्रिक्स और सिक्योरिटी काउंसिल में हम कैसे कोलैबोरेट करते हैं। आतंकवाद के ऊपर क्या बात हुई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि रिसेंटली यूएई में हुआ, वहां पे प्रधानमंत्री ने अपना एक काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने क्या बातें करी। साथ में पर्यावरण को लेके क्या बात हुई। इंडिया यूएई किस तरीके से अपना कल्चर और ओवरऑल हेल्थ, एजुकेशन एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब पिलर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जहां पे मेजर और इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई ने साइन करे थे। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटी आईआर और सीसैट के जो करंट अफेयर्स हैं रेगुलरली इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। साथ में इस स्पेसिफिक लेक्चर में प्री मेंस इंटरव्यू के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैकग्राउंड ऑफ रिलेशंस, और आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं कि इंडिया यूएई का स्टेटस आज जो है, क्या वो हमेशा से ऐसे ही था। समझिए, अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं, जब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, एक यूएस का ब्लॉक और एक यूएसएसआर का ब्लॉक, उस समय पे यूएई, सऊदी, ये सारे देश जो थे यूएस ब्लॉक का पार्ट थे। ऐसे में पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वो भी यूएई का और यूएस के साथ ही अ, उस ब्लॉक में था। ऐसे में यूएई और पाकिस्तान की दोस्ती काफी ज्यादा उस समय पे गहरी हुई। साथ में पाकिस्तान ने इधर एक पॉलिसी फॉलो करना शुरू करा, दैट इज पॉलिसी ऑफ इस्लामिक बैकयार्ड। पाकिस्तान ने बोला कि देखो, हिंदुस्तान से मेरी हमेशा से दुश्मनी रही है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं एक इस्लामिक देश हूं और इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे जितने भी मुस्लिम देश हैं, इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी, कतार, ओमान, बहरीन, इन सबको ये बोलता हूं कि हमारे को इस्लाम के नाम पे दोस्ती करनी चाहिए, और भारत जहां पे मुसलमान सेफ नहीं है, हमारे को उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू करनी चाहिए अपने मुस्लिम्स को इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोल्ड वॉर में यूएस का एंगल देखते हुए कि दोनों सेम ब्लॉक का पार्ट है, और इस्लामिक लिंकेजेस देखते हुए यूएई ने उस समय पे एक पॉलिसी फॉलो करना शुरू करा, जिसे हम कहते हैं हाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी। हाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि यूएई हमसे तभी बात करता था जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते थे। अगर हमारे रिलेशंस खराब हैं, कश्मीर के चलते, बांग्लादेश के चलते, वॉर के चलते, तो उस समय पे यूएई हमसे बात नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं हाइफनेशन पॉलिसी। कि मतलब हमारा और यूएई का जो रिलेशन था वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर था, कि अगर पाकिस्तान बोलेगा तो यूएई हमसे बात करेगा, अगर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है तो यूएई बात नहीं करेगा। लेकिन आज जो हम यूएई के इतने अच्छे दोस्त हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये बदलाव कैसे आया। दरअसल बात है कारगिल के युद्ध की बात की। कारगिल ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करा और यह दिखाया कि पाकिस्तान ने एक्चुअल में 1965, 1971 और 1999 में भारत के ऊपर अटैक करा। इंडिया ने हमेशा अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट करा और कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमने पहले अटैक नहीं करा। यह बात दुनिया के सामने साबित हो गई। साथ में पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। धीरे धीरे यह भी सबको समझ आने लगा। तो यूएई को यहां पे लगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखने में बहुत ज्यादा हमारा फायदा है नहीं, ऊपर से ये उधार अलग मांगता है हर दूसरे दिन हमसे। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, यूएई को अपना तेल हमारे यहां भेजना है। इंडिया जो है डियाजा पूरा कंट्रीब्यूट करता है यूएई में, कि हमारे यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं वो यूएई जाके अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ में इंडिया इस पूरे रीजन में एक न्यूक्लियर पावर भी है, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यूएई को लगा
कि अभी तक की जो हमारी पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि पाकिस्तान हमारे किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने अर्ली 2000s में एक पॉलिसी फॉलो करना शुरू करा जिसे कहते हैं डी-हाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी। डी-हाइफनेशन का मतलब होता है कि यूएई ने बोला कि मेरा इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ अलग-अलग रिलेशन चलेगा। इंडिया पाकिस्तान की बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, नहीं हो रही तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया के साथ तो रिलेशन बना के रखूंगा और पाकिस्तान के कहने पे इंडिया से दूर नहीं होऊंगा। जब यूएई की फॉरेन पॉलिसी में ये बदलाव आया तो इंडिया यूएई के बीच में विजिट्स और अग्रीमेंट्स बढ़ने लगे और ऐसे में 2017 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करा कि मतलब हम अपने और यूएई की दोस्ती को सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि जो दूसरे डोमेन्स हैं उनमें भी आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूएई गए तो उन्होंने सबसे पहले बात करी इकोनॉमिक रिलेशंस की कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल है वो किस तरीके से होता है। आपको मैं सबसे पहले मुख्य परीक्षा में इंट्रोडक्शन में जो आप पॉइंट्स लिख सकते हो पहले वो बताता हूं। अगर आपको जीएस पेपर 2 में इंडिया यूएई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है या फिर आप ऐसे निबंध में कुछ डेटा यूज करना चाहते हैं या इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है इंडिया यूएई को लेके, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई और हम यूएई के सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। साथ में हमारा जो आज की तारीख में 2024 के शुरुआत में जो ट्रेड है वो 85 बिलियन डॉलर का है और हम इस ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए तो उन्होंने सबसे पहले एक अग्रीमेंट साइन करा जिसे कहते हैं बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसका मतलब यह है कि यूएई के जो बड़े-बड़े शेख और बिजनेसमैन है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स यूएई में इन्वेस्ट करेंगे। बाइलेटरल द्विपक्षीय निवेश इसको प्रमोट किया जाएगा। साथ में रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई इसी एग्रीमेंट के अंदर कि अगर अंबानी अडानी टाइप बड़े बिजनेसमैन यूएई में पैसा लगा रहे हैं तो उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। सिमिलरली उधर के शेख लोग जो इधर पैसा लगा रहे हैं वो भी डूबना नहीं चाहिए। तो पैसा लगवाना तो है लेकिन साथ में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी हमारे को प्रमोट करना है। ऐसे में भारत सरकार का डेटा हमारे को दिखाता है कि 2023 में लास्ट ईयर यूएई ने हमारे यहाँ चौथे लार्जेस्ट नंबर पे इन्वेस्टमेंट करी। ऑल्सो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री गए तो इन्वेस्टमेंट्स की ही जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक टेक्निकल काउंसिल ऑन इन्वेस्टमेंट बनाएंगे कि अगर कल को कोई इन्वेस्टमेंट में मसले आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो एक काउंसिल जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट्स की। अब बात करते हैं ट्रेड की कि हम जो ज्वेलरी और कारपेंटरिंग, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स उधर भेजते हैं और उधर से जो इधर सामान आता है, जो ट्रेड है उसमें क्या बात हो रही है। आपको पता है कि अगर हमारे को किसी भी देश के साथ ट्रेड करना होता है तो उसमें कस्टम्स के थ्रू सामान पास होता है, अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, कई बार बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आने लगती है ट्रेड करने में। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने 2022 में 2022 में एक अग्रीमेंट साइन करा दैट इज सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसके क्या फायदे हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वो ये कि ये अग्रीमेंट भारत के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट है। जब इसके ऊपर बात शुरू हुई हमने 88 डेज के अंदर, 88 दिनों के अंदर ये अग्रीमेंट साइन कर लिया था। आज तक इतनी जल्दी काम हमारा किसी देश के साथ नहीं हुआ। तो मोर देन द बेनिफिट्स ऑफ दिस अग्रीमेंट, इसकी स्पीड अनप्रेसिडेंटेड थी। अगर हम इस अग्रीमेंट की बात करें तो 2022 में साइन हुआ था और हमने टारगेट बनाया था कि 2030 तक भारत और यूएई का ट्रेड 115 बिलियन डॉलर क्रॉस करेगा। आप देखिए अभी की तारीख में ऑलरेडी 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने यूएई में बोला कि ये जो 115 बिलियन डॉलर का गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड का टारगेट था इसको तो हम 2030 से पहले ही अचीव कर लेंगे। 2030 तक तो हम और आगे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन उठता है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है इसके अंदर क्या प्रोविजंस है। यहाँ पे यूएई और इंडिया आपस में ट्रेड करेंगे वो तो पता ही है, लेकिन यूएई हमारे को काफी सारे बेनिफिट्स दे रहा है इस अग्रीमेंट के अंदर। यहाँ पे बोला गया कि इंडिया जितना भी सामान यूएई भेजता है उसका 97% सामान जो है उसके ऊपर
कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, मतलब कि भारत का सामान जो यूएई जाएगा अब वो ड्यूटी फ्री तरीके से जाने लगेगा, उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। जो बचे हुए 3% प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे फेज्ड मैनर में सारी ड्यूटी को खत्म कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि यूएई में बैठे लोग जो अलग अलग देशों का सामान खरीदते हैं, अब क्योंकि इंडिया के सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा यूएई, तो भारत का सामान उधर की मार्केट्स में सस्ता मिलने लगेगा। तो यूएई के जो नागरिक और लोग हैं वो इंडिया का बना हुआ सामान ज्यादा खरीदने लगेंगे, इससे हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल एग्रीमेंट है। साथ में इधर बिजनेसेस के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म भी प्रमोट किया गया कि हमारे यहाँ से जो सामान उधर जाएगा वो एक लिमिट तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी उधर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही तो सारा सामान उधर डंप कर दो, ट्रक भर भर के सामान भेज दो। हमारे को यह ध्यान रखना है कि हमारे को यूएई की डोमेस्टिक बिजनेसमैन और डोमेस्टिक मार्केट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये अग्रीमेंट इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन साथ में यूएई के नजरिए से ये बात करी कि हम आपके डोमेस्टिक बिजनेसेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं। हम चाइना की तरह लालची नहीं है कि हमारे को मार्केट एक्सेस मिल गया तो हम सामान भेजते रहें भेजते रहें भेजते रहें और दूसरे की मार्केट बर्बाद हो जाए। चाइना यही तो करता आ रहा है छोटे देशों के साथ, हम वो नहीं करेंगे। साथ में हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बैंकिंग आईटी सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सेस यूएई में बढ़ाया जाएगा कि हमारे यहाँ के ट्रैवल, टूरिज्म, फाइनेंस, फिनटेक, ये सब सेक्टर्स की कंपनीज ज्यादा से ज्यादा उधर खोली जाएंगी। अगर इसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मसला होता है, और बाकी चीजों को देखने के लिए हमने एक काउंसिल बनाया, दैट इज इंडिया यूएई सीपा काउंसिल, कि आगे और ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस एग्रीमेंट को क्या रिवाइज करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारा काम ये काउंसिल देखेगा। इसके अलावा भी ये सीपा में कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमने टैरिफ तो कम कर ही दिया, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो कम कर ही दी, लेकिन उसके साथ हमने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, टेक्निकल बैरियर्स हैं, उनको भी कम करने की बात करी। बेसिकली क्या होता है, सामान गया पोर्ट पे, कस्टम ऑफिसर आज आए नहीं है, 4 दिन लगेंगे, कंप्यूटर खराब है, बंद पड़ा है, ये सब जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है ड्यूटी के अलावा जो और हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड में, उनको सॉल्व करने के लिए सीपा के अंदर प्रोविजंस बनाए गए कि हमारे को ड्यूटी तो हटानी है, लेकिन ट्रेड क्विक क्विक फास्ट करना है, तेजी से हमारे को काम करना है। साथ में कस्टम क्लियरेंस के जितने भी मैकेनिज्म है उनको ठीक किया जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रूल्स ऑफ ओरिजिन। इस एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफिकली रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करी गई। सर ये क्या होता है, एक सिनारियो देखते हैं। सपोज करिए ये इंडिया है, ये यूएई है, और ये लेटर से बांग्लादेश है। यहां पे बात हुई कि इंडिया से जितना भी सामान यूएई जाएगा, यूएई से जितना भी सामान इंडिया आएगा, हर प्रोडक्ट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ये प्रोडक्ट बना कहां पे है। नहीं तो कल को क्या होने लगेगा कि बांग्लादेश ने बहुत सारी शर्ट्स और जीन्स बनाई, इंडिया में स्मगल करी, फिर इंडिया से जो स्मगलर है वो यूएई भेज रहा है ये दिखा के कि देखो देखो ये तो इंडिया का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई ड्यूटी मत लगाना। आप समझो। या सपोज करो चाइना ने अपने चाइनीज टॉयज इंडिया में भेजे स्मगल करके या वैसे, और फिर चाइना का बंदा जो इंडिया में बैठा हुआ था उसने यूएई एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ये दिखा के कि हाँ हाँ ये तो इंडियन प्रोडक्ट है। ऐसे तो यूएई का नुकसान होने लगेगा कि सारे देश अपना सामान इंडिया के माध्यम से जीरो ड्यूटी तरीके से यूएई भेजने लगेंगे। तो हमने बोला ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लेके आते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट इंडिया से यूएई जा रहा है और यूएई से इंडिया आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी कंसेशन सिर्फ तब मिलेगा जब वो इंडिया या यूएई में बना हुआ है। अगर वो बाहर का बना हुआ प्रोडक्ट है तो रूल्स ऑफ ओरिजिन देख के हमारे को समझ आ जाएगा कि ये इंडिया या यूएई का प्रोडक्ट नहीं है और इसके ऊपर हमारे को ड्यूटी कंसेशन नहीं देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। साथ में बोला गया कि अब देखिए हमें फ्री ट्रेड प्रमोट करना है। यूएई कह रहा है मैं आपके प्रोडक्ट्स पर से 97% प्रोडक्ट्स पर से ड्यूटी हटा दूंगा, बचे हुए 3% पे और कम कर दूंगा। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि सरकारें जो हैं वो अपने अपने बिजनेसमैन को कोई भी एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दे रही। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब होता है कि सपोज करिए कि हमारे यहाँ का एक बिस्किट है, वो यूएई जा रहा है, यूएई ने बोला कि हमने सीपा के अंदर ड्यूटी हटा दी है, अब आपके बिस्किट के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। मान लो कि सरकार ने बोला बिस्किट वाले को कि सुनो एक काम करो, तुम यूएई की मार्केट में ना ये 10 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट है ये 3 रुपए में बेचना शुरू कर दो। बिस्किट वाले ने बोला कि मैं ऐसा क्यों करूं,
सरकार बोलेगी कि 7 रुपए मैं तुम्हारे को दूंगा एक्सपोर्ट सब्सिडी के नाम पे, तुम अपने प्रोडक्ट्स को यूएई की मार्केट में सस्ते दाम पे बेचो, जिससे यूएई के जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। इस तरीके की जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं वो नहीं दी जाएंगी। स्ट्रिक्टली मना किया गया कि यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं होगी। आप जितना भी सामान यूएई भेजोगे या यूएई से जितना भी सामान इंडिया आएगा वो एक लिमिट में आएगा और एक लिमिट से ज्यादा नहीं आएगा। कहीं ऐसा हो कि आपने जमीन की जमीन पे मैन्युफैक्चरिंग लगा दी कि अब तो यूएई में फ्रीली सामान जा रहा है, सारा सामान ही यूएई भेज दो, नहीं, उधर की डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी तो हमारे को ध्यान रखना है। साथ में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाएगा। बेसिकली ये होता है कि जो खाने की आइटम्स होती हैं, जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, चिकन हो गया, इन सब में अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं, या फिर अलग अलग जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे यूज होने चाहिए। अगर इन्हें बहुत ज्यादा यूज करोगे तो जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है उसकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन मेजर्स को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि यूएई से इंडिया में और इंडिया से यूएई में जो खाने पीने का सामान आ रहा है उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स का लेवल जो है वो चेक में होना चाहिए, उनकी प्रॉपर डिलीजेंस की जाएगी जिससे कि कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स इंडिया या यूएई में ना जाएं। अगर कोई बिजनेसमैन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था तो उसको 120 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ट्रेड के ऊपर तो फोकस है ही, साथ में जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस है। क्वेश्चन उठता है कि यूएई हमारे 97% प्रोडक्ट से ड्यूटी हटा देगा, पलटे में भारत क्या कर रहा है? बदले में इंडिया ने बोला कि आपके जो 80% प्रोडक्ट्स हैं हम उनके ऊपर ड्यूटी या तो बिल्कुल ही जीरो कर देंगे या कम कर देंगे। बचे हुए 20% प्रोडक्ट्स की बात आगे जाके यूएई सीपा काउंसिल में की जाएगी। तब देखिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट थ्रू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और ट्रेड थ्रू सीपा इंडिया यूएई प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो G20 समिट के दौरान एक बहुत ही लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन हुआ था रिगार्डिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हम भारत को मिडल ईस्ट से और मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने वाले हैं। इस अग्रीमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में भी इंडिया यूएई की बात हुई। सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में ट्रेड, इकोनॉमी और कनेक्टिविटी प्रमोट की जाए। ये जो पूरा अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अंडर। ये एक पार्टनरशिप है जिसका काम होता है कि जो लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, ऐसे देश जहां पे कम इनकम है लोगों की, गरीब देश हैं या फिर जो मिडिल इनकम के देश हैं, मतलब कि जो रईस नहीं है बहुत ज्यादा, उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करती है पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो अपना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंडर साइन किया गया है। आप ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट इंडिया से चलेगा, समंदर के रास्ते हम मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे, जैसे ही हम मिडिल ईस्ट पहुंचे वहां पे सड़क और रेलगाड़ी का इस्तेमाल करके हम मिडिल ईस्ट से निकलेंगे और फिर दोबारा समंदर के रास्ते यूरोप पहुंचेंगे। आज की तारीख में जो हम रूट का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ऐसा है कि हम इंडिया से निकले, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप पहुंचे, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप से रेड सी से स्विस कैनाल और स्विस कैनाल से निकल के यूरोप। आप देखिए ये स्विस कैनाल है, दिस इज स्विस कैनाल। और आपने देखा रिसेंटली कि इस पूरे एरिया में हूती रिबेल्स जो हैं यमन के, उन्होंने हमारे शिप्स के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करा, जिसकी वजह से हमारे को ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी। तो भारत ने बोला कि हमारे को अगर रेड सी का कोई ऑल्टरनेटिव निकालना है, स्विस कैनाल का कोई एक दूसरा रास्ता निकालना है, स्विस कैनाल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करनी है, तो हमारे को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना पड़ेगा जो कि यहां से निकल के यूरोप जाएगा। तो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं कि ये एक रेड सी का अल्टरनेटिव है। इस पूरे प्रोजेक्ट में दो मेजर पिलर्स हैं, एक है ईस्टर्न पिलर और एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, ये हो गया ईस्टर्न हिस्सा, आप मैप में देखिए इधर। और जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा दैट इज द नॉर्दर्न पिलर। तो इन दोनों पिलर्स के ऊपर बात करी गई।
यहां पे हमारे को जो स्कोप है इस पूरे प्रोजेक्ट का उसे भी इंक्रीज करना है। मतलब कि यहां पे हम सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे बल्कि हमारे को और भी डोमेन्स इसमें इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि इस पूरे रूट के अलोंग हमारा कार्गो और सामान तो जाएगा ही, लेकिन साथ में एक बिजली की केबल भी ले डाउन करी जाएगी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। हाइड्रोजन पाइपलाइन, आपको पता है कि अडानी अंबानी टाइप बिजनेसमैन जो है ग्रीन हाइड्रोजन में आजकल काफी ज्यादा सक्रिय हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर बनने वाला है। वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक पूरी पाइपलाइन भी डालेंगे, साथ में हाई स्पीड इंटरनेट केबल भी इस पूरे रूट में डाली जाएगी। तो सिर्फ रास्ता नहीं बना रहे, सिर्फ कार्गो नहीं भेज रहे, कार्गो के साथ ये सारा सामान भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू भेजा जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है। इसका मेजर एस्पेक्ट है कि हमारे को एक तो रेड सी का अल्टरनेटिव निकालना है, स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव निकालना है, साथ में हमारे को जो टाइम और कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का मिडिल ईस्ट और यूरोप में उसे कम करना है। अब जब टाइम कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो तेल भी कम जलेगा, तो हमारे को कार्बन एमिशंस भी कम करने हैं। साथ में चाइना जो अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, जो वो यहाँ पे कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है अंडर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए, चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, चाइना की प्रेजेंस को चैलेंज करने के लिए ये कॉरिडोर हम बना रहे हैं। तो इसका जो बेनिफिट है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स, तीनों ही डोमेन में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये बोला कि इंडिया और यूएई के जो मेजर पोर्ट्स हैं, मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और यूएई के जो पोर्ट्स हैं, उनको हम साथ में डेवलप करेंगे। इतनी सारी ट्रेड की बात हो रही है, तो दोनों देशों ने बोला कि आज की तारीख में जो दुनिया का ट्रेड है वो डब्ल्यूटीओ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में 1995 के बाद से कोई रिफॉर्म्स हुए नहीं है और वो वेस्ट डोमिनेटेड सिस्टम है जहां पे यूएस और यूरोप के देश डोमिनेट करते हैं। जितने भी उसके रूल्स हैं वो ये वेस्टर्न देशों ने ही सेट कर रखे हैं, और ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज को वहां पे बहुत ज्यादा अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। दोनों साइड्स ने बोला कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स आने चाहिए और एक इक्विटेबल रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जहां पे सब देशों के लिए बराबर के रूल्स हों। आज की तारीख में ऐसा होता है कि यूएस के लिए कुछ और रूल्स हैं, यूरोप के लिए कुछ और रूल्स हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए कुछ और रूल्स हैं। ये गलत है, अलग अलग देश अपनी मनमर्जी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इक्विटेबल और रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए हमें डब्ल्यूटीओ में भी रिफॉर्म्स करने हैं। अब यहां पे एक बात आती है भारत मार्ट की, क्योंकि ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया गया, दैट इज भारत मार्ट। भारत मार्ट क्या है? ये जो आप अपनी स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, इधर आपको दिख रहा होगा यूएई में एक पोर्ट है, दैट इज जेबेल अली पोर्ट। इंडिया ने बोला कि इस जेबेल अली में हम एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले हैं जिसका नाम है भारत मार्ट। अच्छा जी, भारत मार्ट में क्या होगा? भारत मार्ट में दो काम होने वाले हैं। एक, वहां पे बहुत बड़ा गोडाउन बनेगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, मसालों के, राशन के, कपड़ों के, ज्वेलरी के, एटसेट्रा, वो अपने सामान को इधर गोडाउन में स्टोर करेंगे और जब भी जरूरत होगी आगे एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो बेसिकली हमारा एक एक्सपोर्ट हब जेबेल अली पोर्ट में तैयार होगा। गोडाउन के साथ दूसरी बात यह है कि इसी बिल्डिंग में एक मॉल टाइप बनाया जाएगा जहां पे दुकानें होंगी। उन दुकानों में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको जगह दी जाएगी और वो अपने अपने सामान को उन दुकानों के माध्यम से बिजनेसमैन को दिखा पाएंगे, बेसिकली एग्जीबिशन लगा पाएंगे। तो भारत मार्ट जो कि जेबेल अली में बनाने की बात हुई है, इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक, भारत का सामान मिडिल ईस्ट पहुंचेगा और ज्यादा। दूसरा, उधर से हमारे को कुछ भी भारत का सामान एक्सपोर्ट करना है तो हमारे गोडाउन में सामान ऑलरेडी स्टोर्ड है, हाथ के हाथ क्विकली हम सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट चाइना ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है ड्रैगन मार्ट के अंडर। भारत ने चाइना की इस पोजीशन को चैलेंज करने के लिए, ड्रैगन मार्ट को काउंटर करने के लिए हम लेके आए भारत मार्ट। तो आप समझिए कि यूएई के माध्यम से
हम चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को अपना भी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाना है। हम ये चाहते हैं कि चाइना जो छोटे देशों को दबा रहा है, वो ना दबाए, और उसके लिए हमने वन बेल्ट वन रोड का एक काउंटर ढूंढा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ड्रैगन मार्ट का एक काउंटर ढूंढा, दैट इज भारत मार्ट, जो कि जेबेल अली में बनाया जाएगा। मैप की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है पैसे की बात हो रही है अगर, तो उसमें कार्ड्स, यूपीआई, भीम, इन सब की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है आजकल, क्योंकि भारत का डिजिटल पेमेंट जो है वो एक बहुत स्ट्रांग एरिया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट्स की बात जरूर करते हैं। ऐसे में जैसे हमारे यहाँ रुपे कार्ड चलता है, आपको पता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की जो कंपनी है भारत सरकार की, उन्होंने एक पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है रुपे कार्ड की। हमने क्या करा कि जो हमारे रुपे कार्ड की प्रोग्रामिंग थी ना, जो उसका कोड था, वो प्रोग्रामिंग कोड हमने यूएई को दिया, और यूएई ने उस कोड में बदलाव करके अपना खुद का एक नया कार्ड एस्टैब्लिश करा, जिसे कहते हैं जयवान कार्ड। तो ये जो जयवान कार्ड है, ये बिल्कुल रुपए की तरह ही काम करेगा, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग हुई भी है वो हमने ही करके भेजी हुई है उन्हें। तो ये जो डिजिटल पेमेंट्स में कॉपरेशन है इंडिया यूएई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और यूएई के बीच में कि हम अपना यूपीआई, जो इंस्टेंट पेमेंट होती है हमारी, और उनके यहाँ एक ऐसा नया इंटरफेस बना है आनी, तो यूपीआई और आनी को लिंक किया जाएगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए, कि आप अगर दुबई, बुर्ज खलीफा और ये सब घूमने जा रहे हो तो आप यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई क्या करेगा, यूपीआई आनी के साथ कोलैबोरेट करके आपके खाते से पैसा दुबई के दुकानदार के खाते में डाल देगा। तो अब यूपीआई जो है वो दुबई में भी धीरे धीरे काम करने लगेगा। साथ में एक और हमने समझौता साइन करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन फूड पार्क डेवलपमेंट। फूड पार्क बेसिकली ये बात हुई कि गुजरात के अंदर यूएई जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां पे फूड पार्क बनाएगा, जहां पे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। आपको सबसे पहली बात यहाँ पे समझनी है कि हमारा जो ट्रेड है यूएई के साथ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कितनी ज्यादा मल्टी फेसेटेड है, कि हम सिर्फ तेल की, गोल्ड की, ज्वेलरी की बात नहीं करते, हम डिजिटल पेमेंट्स की भी बात करते हैं, हम खाने की भी बात करते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग की भी बात करते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल रिलेशन है यूएई के साथ, वो असली सेंस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कवर होता है। ऐसे में ये जो इन्वेस्टमेंट इन फूड पार्क डेवलपमेंट है, इसमें बोला गया कि हमारे को पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। कोविड के टाइम पे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे, और रेड सी क्राइसिस जब हूती रिबेल्स ने ट्रेड शिप्स के ऊपर अटैक करना शुरू करा, उस समय पे दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होने लगी, क्योंकि अनाज के जो शिप्स थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे या वो निकल नहीं पा रहे थे। तो ये कुछ वाक्यों ने हमारे को ये समझाया कि दुनिया में फूड सिक्योरिटी आज भी काफी ज्यादा निग्लेक्टेड है। ऐसे में आने वाले चैलेंजेस से डील करने के लिए और अपनी खाने की क्षमता को इंटैक्ट रखने के लिए हम इंडिया में फूड पार्क्स बनाएंगे, जिसमें यूएई इन्वेस्ट कर रहा है। साथ में ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो ट्रेड है उसे भी हम प्रमोट करेंगे। तो हमने समझा कि हमारा बैकग्राउंड क्या था यूएई के साथ, और किस तरीके से हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन चालू है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की, दैट इज एनर्जी रिलेशनशिप। आपको पता है कि भारत की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो रही है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए हमारे को एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। इंडिया और यूएई ने 2 अग्रीमेंट साइन करे रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई। लिक्विफाइड नेचुरल गैस हमारे को सप्लाई करी जाएगी। लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए हमने 2 अग्रीमेंट्स यूएई के साथ साइन करे। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि यूएई ने हमसे वादा करा कि मैं आपको बहुत लंबे समय तक एलएनजी सप्लाई करूंगा, जिससे कि आपको ये सिक्योरिटी रहे कि हाँ, हमारी एनर्जी लगातार आ रही है और हमारी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो जाएंगी। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा आपको पता है कि पेट्रोल और ये एलएनजी, ये सब तो हम यूएई से लेते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमने बात करी कि हमारे को ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में कोलैबोरेट करना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर सोलर एनर्जी में कोलैबोरेट करना है, और हमारे को एक ग्रिड बनाना है।
बिजली के ग्रिड्स ऐसे सेटअप करने हैं कि उन ग्रिड्स का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें। अब आप थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज करिए यहाँ पे। हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो हैं, केबल्स जो हैं, वो भी ले डाउन करी जाएंगी इंडिया से यूरोप तक की। बिना ग्रिड के बिजली तो ट्रांसफर नहीं होगी। अगर इंडिया और यूएई ग्रिड के डोमेन में, कनेक्टिविटी के डोमेन में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि ये कदम और अपना कॉरिडोर वाला कदम इंटरलिंक्ड है। जब ये ग्रिड कनेक्टिविटी प्रमोट होगी, तभी यूरोप तक बिजली की केबल डाल पाएंगे। बिना ग्रिड के तो बिजली ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए हम छोटे छोटे एरियाज में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और ऐसे में हमने एक समझौता यूएई के साथ साइन करा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड। बेसिकली यहाँ पे हमने बात करी कि हमारे को जो ग्रिड्स सेटअप करने हैं वो ग्रीन ग्रिड सेट करने हैं। ग्रीन ग्रिड्स इस प्रकार के कि सोलर एनर्जी से निकलने वाली बिजली जो है उन ग्रिड्स में स्टोर कराई जा सके और उन्हें फिर आगे एक्सपोर्ट कर सके। तो जितनी भी हमारी ग्रिड्स की कोऑपरेशन होगी उसे ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव के अंदर ही हम प्रमोट करेंगे। तो आप समझिए कि हमारी एनर्जी में इधर दो पिलर्स निकल के आते हैं। एक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि तेल, गैस और ये सब, और एक हो गया अपना रिन्यूएबल एनर्जी, कि इधर भी हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इसी के साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं इंडिया में बनाए जाते हैं कि कल को अगर ग्लोबल इनसिक्योरिटी आती है, लॉकडाउन आता है, कोई वॉर हो जाती है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो हमारे पास अपना खुद का पेट्रोल टंकियों में सेव्ड होना चाहिए। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यूएई ने बोला कि वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट करता है और इसलिए वो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट करेगा और उनको फिल करने में हमारी मदद करेगा। तो ट्रेड, इकोनॉमी और इन सब को देखते हुए एनर्जी कोऑपरेशन हमारी रियल सेंस में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो फुलफिल होती दिखती है। अब समझते हैं कि बहुपक्षीय वार्तालाप में, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में इंडिया यूएई का क्या चल रहा है। बेसिकली आपको पता है कि कोई भी जो देश होते हैं वो आपस में तो बातचीत करते ही हैं, वन टू वन, लेकिन इसके अलावा अलग अलग ग्रुप्स और फोरम्स में भी उनकी बातचीत चलती रहती है। रिसेंटली 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के 5 देशों ने निर्णय लिया कि हमारे को ब्रिक्स को अब एक्सपैंड करना है और उसमें और ज्यादा लाइक माइंडेड कंट्रीज आनी चाहिए। मतलब कि ब्रिक्स में और ऐसे देश आने चाहिए जो कि डेवलपिंग देश हैं और जिनकी आइडियोलॉजी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी है, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पूरी दुनिया में सिक्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी लाना चाहते हैं। हमारे को दिखा कि यूएई की जो सोच है वो हमारे जैसी ही है और इसलिए भारत ने यूएई के इंक्लूजन को ब्रिक्स के अंदर प्रमोट करा और 1 जनवरी 2024 को यूएई अब ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। तो ये जो ब्रिक्स के अंदर कॉपरेशन अब हम करेंगे, इससे हमारे को और ज्यादा एरियाज मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, कल्चर में कोलैबोरेट करने के। आपको पता है कि ब्रिक्स के अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, अंडर 19 के स्पोर्ट्स इवेंट, फुटबॉल स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस के इवेंट्स। अब उन इनिशिएटिव्स में इंडिया यूएई भी कोलैबोरेट करेंगे। इसके साथ इंडिया यूएई का एक और ग्रुप है, दैट इज I2U2। लेकिन इसके बारे में पिछले कुछ महीनों से इंडिया यूएई के बीच में कोई बात नहीं हुई है। उसका रीजन है कि I2U2 में इजराइल, यूएसए, इंडिया और यूएई हैं। इजराइल ने जब से गाजा के ऊपर अटैक करना शुरू करा है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक करना शुरू करा है, यूएई ये बोलता है कि इजराइल जो है उसने हमारे मुस्लिम ब्रदर्स के ऊपर अटैक करा है, हजारों लोगों को उधर मारा गया, इसलिए इजराइल के साथ अभी हमारी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं चल रही है। और क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच में गाजा स्ट्रिप को लेकर टेंशन हैं, यहां पे I2U2 के बारे में कोई बात नहीं करी गई। साथ में क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर यूएई जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ काफी ज्यादा रिलेट करता है और पैलेस्टीनियंस के काफी क्लोज है, इसीलिए यूएई ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आगे रखा, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2720। इस रेजोल्यूशन के अंदर इजराइल को कंडेम किया गया। ये बोला गया कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो गलत है, गाजा में इमीडिएट सीज फायर आनी चाहिए और वहां के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलनी चाहिए।
इंडिया ने बोला कि हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और गाजा में जो निर्दोष लोगों की मृत्यु हो रही है वो रुकनी चाहिए। साथ में हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल के मसले में या फिर इवन पाकिस्तान और आतंकवाद के मसले में चाइना और यूएस कैसे अलग अलग प्रस्ताव को वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके रोक देते हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है और यूएई ने बोला कि जब भी यूएनएससी के रिफॉर्म्स होंगे तो उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। हम इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक रिलेशन, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, सीपा, एनर्जी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म एलएनजी और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हुई। अब चलते हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ। सिक्योरिटी में जो सबसे ज्यादा बात हुई वो आतंकवाद के बारे में बात हुई और इंडिया यूएई ने बोला कि हमें आतंकवाद से सख्त प्रॉब्लम है और ये अपने हर फॉर्मर मैनिफेस्टेशन में रिजेक्ट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ एक इनडायरेक्ट इशारा देते हुए बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो हैं उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करना चाहिए। साथ में इंडिया ने आतंकवाद को लेकर 2 कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करे थे, एक नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस और एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेरर कमीशन का समिट। ये दोनों समिट जो हैं इंडिया में होस्ट करे गए थे और इसके अंदर ये बोला गया कि जितनी भी नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं आतंकवादी जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, इस टाइप की जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज आतंकवादियों के हाथ लग सकती हैं और उनका गलत प्रयोग हो सकता है, हमारे को वो साथ में मिलकर रोकना है। तो इन दोनों फोरम्स में इंडिया यूएई कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। साथ में ड्रोन्स एक स्पेसिफिक ऐसा मसला है जो हमारे को काफी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। हम देखते हैं कि बीएसएफ की हर दूसरे दिन एक रिपोर्ट आती है कि उधर पंजाब और जम्मू कश्मीर के अराउंड ड्रोन्स में हमारे को हथियार, आरडीएक्स, गांजा, चरस, ओपीएम मिला, जिससे भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में हमने देखा कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करवाए गए, पर्टिकुलरली अरामको की जो ऑयल फैसिलिटी थी वहां पे। तो ड्रोन्स का जो आतंकवादी और इंसर्जेंट्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को रोक लगाने के लिए इंडिया यूएई साथ में कोलैबोरेट करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद को रोकने के लिए और पूरी दुनिया में ओवरऑल टॉलरेंस, पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए एक प्रस्ताव पास करा था, दैट इज 2686 रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के अंदर भी इंडिया और यूएई कोलैबोरेट करेंगे। तो ये हमारा सिक्योरिटी कोऑपरेशन था। अब रिसेंटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए तो वहां पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये होता क्या है। बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुबई में बेस्ड है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट न्यूट्रल बॉडी है जो किसी भी देश के साथ अलाइन नहीं है कि मैं तो यूएस के साथ अलाइन हूं, मैं तो चाइना रशिया के साथ अलाइन हूं, नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। इसका काम है अलग अलग एनजीओस, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट मेंबर्स और कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके आने वाले सरकारों की पॉलिसीज को फ्रेम करना कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो हैं वो कैसे इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उन चीजों को सॉल्व करने के लिए ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बेसिकली ये 2013 में बना था दुबई में। तो इनका जो 2024 का समिट था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीफ गेस्ट की तरह गए और वहां पे उन्होंने कई सारी बातें करी। मैं आपको बता देता हूं कि उनकी स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने मेंस और एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे ये वाला जो यूएई का हमारा एस्पेक्ट है वो कवर हो जाए। प्रधानमंत्री ने बोला कि भारत सरकार कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि हमारे को कम से कम ब्यूरोक्रेसी रखनी है, कम से कम रेड टेपिज्म रखना है, कम से कम फाइलों का इधर से उधर जाना रखना है और ज्यादा से ज्यादा हमारे को गवर्नेंस चाहिए। सरकार की ये सोच है कि वो लोगों की लाइफ में कम से कम इंटरफेरेंस करे और हम क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो उसी वेलफेयर स्टेट के स्पिरिट में हम ह्यूमन सेंट्रिक, लोगों को सेंटर पर रख के गवर्नेंस प्रमोट कर पाए। जेंडर इंक्लूसिविटी के अंदर विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट
और पिछड़े हुए देशों को साथ लेते हुए साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर हमारी सरकार काम करती है। ऐसे में G20 के अंदर भी हमने साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक फ्लैग आगे पहुंचाया। इन प्रिंसिपल्स के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लीन एंड ग्रीन डेवलपमेंट हमारी सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव है। ऑल्सो हम जितनी भी पॉलिसीज, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लाते हैं, उनका काम है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, कि न्याय सबको आसानी से मिलना चाहिए, सबको बेहतर लिविंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। ईज ऑफ मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, एयरवेज, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, उनको प्रमोट करना। इनोवेशन प्रमोट करना कि R&D और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी खासी लेबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, की बाहर से जो बिजनेसमैन आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेके, उनका भी हमारे यहाँ ईजी तरीके से सारा काम चलना चाहिए। तो ये सब फिलॉसफी के ऊपर हमारी सरकार काम करती है। साथ में एक भारत सरकार का मिशन है जिसे कहते हैं मिशन लाइफ, मतलब कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर हमारे को ऐसा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रमोट करना है जिससे हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसे कम किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी सरकार काम करती है और ऐसा अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया। अब समझते हैं कि एनवायरनमेंट के डोमेन में इंडिया यूएई किस प्रकार से कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ था, वो दुबई में हुआ था 2023 में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे गए थे। कॉप 28 दुबई में सबसे पहले दुनिया का पहला स्टॉक टेक हुआ, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है, आपको पता है कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील साइन की गई थी। उस पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर अलग अलग देशों ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ले डाउन करे थे। इसका मतलब होता है कि अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग पॉलिसी बताई थी कि वो किस प्रकार से आने वाले समय में अपने कार्बन एमिशंस को कम करने वाले हैं। अब उसका टेस्ट लेने का टाइम था कि आपने 2015 में टारगेट्स तो अनाउंस कर दिए, लेकिन प्रोग्रेस कहां तक हुई है, किस देश ने कितना काम करा है, और दुनिया में कार्बन एमिशंस और क्लाइमेट चेंज कितना चेंज हुआ है, हमारे को वो समझना है। इस टेस्ट को बोला जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक। क्या हो जरा समझें कि 2015 में जो बातचीत करी थी, जो टारगेट्स ले डाउन करे थे, उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो कॉप 28 जो दुबई में हुआ, उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो था फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक। यहां पे 3 मेजर पिलर्स के ऊपर बात की गई। मिटिगेशन, कि कैसे क्लाइमेट चेंज को, जो उसके इंपैक्ट है, उसे रोकने की कोशिश करी जा रही है। एडाप्टेशन, कि क्लाइमेट चेंज से जो परमानेंट चेंजेस आ गए हैं, उनके साथ रहने की कैसे कोशिश की जा रही है। एंड फाइनेंस, कि लॉस, डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड देश कितना पैसा दे रहे हैं डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। इन पिलर्स के ऊपर बात करते हुए ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ। अब ग्लोबल स्टॉक टेक हो चुका है। 2024 में जो कॉप 29 होगा, उसमें ये बात करी जाएगी कि अब हमारे रिवाइज्ड टारगेट्स क्या होने चाहिए, कि अभी तक जो काम हुआ वो कितना अच्छा कितना बुरा हुआ, और आने वाले 10 साल में हमारे को कैसे काम करना है, वो हम कॉप 29 में बात करेंगे। तो इंडिया और दुबई इस स्पेसिफिक डोमेन में आपस में कोलैबोरेट करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री ने बोला कि कॉप 28 दुबई की जो चेयरमैनशिप थी, वो लैंडमार्क इसलिए थी कि वहां पे डेवलप्ड देशों ने बोला कि जो छोटे देशों का लॉस और डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज के चलते, हम उसके लिए कॉम्पनसेशन देंगे। साथ में डेवलपिंग कंट्रीज की मदद की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में अंडर जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप। ये जो जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप होता है, इसका मतलब है कि जो छोटे देश हैं जिनके पास पैसा नहीं है ग्रीन एनर्जी लगाने के लिए, उनकी मदद की जाएगी और वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करा जाएगा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। साथ में कॉप 28 दुबई में ही एक और बात हुई थी, दैट इज ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। इसका मतलब है कि हमारे को किस तरीके से लोगों को एनेबल करना है कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ जी सकें, राइजिंग सी लेवल के साथ जी सकें, चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न्स और विंड पैटर्न और रेन पैटर्न के साथ जी सकें, और ऐसे में हमें उन्हें सक्षम बनाना है कि वो इस बदलते हुए जलवायु के साथ रह सकें। इसे कहते हैं ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। तो आप ये समझिए कि इतने सारे मैटर्स के ऊपर दुबई में बात हुई,
इंक्लूडिंग मिटिगेशन, एडाप्टेशन, फाइनेंस, ग्लोबल स्टॉक टेक एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया और यूएई जो हैं वो इन सारे मैटर्स में कोलैबोरेट करेंगे। साथ में इंडिया और यूएई ने एक और इनिशिएटिव शुरू करा है दुनिया में, जिसे कहते हैं ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम। आपको ये पता है कि दुनिया में एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर ये होता है कि सपोज करिए कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है। कंट्री 1 को ये बोला गया कि आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन एमिशन कर सकते हो। कंट्री 2 को ये बोला गया कि आप मैक्सिमम 200 यूनिट ऑफ कार्बन एमिशन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। कंट्री 1 ने क्या करा, उसको लिमिट दी गई थी 100 यूनिट्स की, कि आप 100 यूनिट्स तक कार्बन एमिशन कर सकते हो। कंट्री 1 ने एक्चुअल में सिर्फ 70 यूनिट्स की कार्बन एमिशन करी। जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी, उससे कम करी। ये अच्छी बात है। तो इन्हें मिल जाएंगे कार्बन क्रेडिट्स, कि आपने बहुत अच्छा काम करा, हम आपको एक अवार्ड दे रहे हैं, दैट इज कार्बन क्रेडिट्स। अब जो दूसरा देश है, इसके पास लिमिट थी 200 की, लेकिन इसने कार्बन एमिशन कर दिया 300 का। जितना करना था उससे ज्यादा कर दिया। तो अब ये जो दूसरा देश है क्या करेगा, ये पहले वाले देश से इनके कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगा और पलटे में इन्हें पैसे देगा। इसे कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट्स प्रोग्राम। कि एक देश जिसने अपनी कार्बन एमिशन की कैपेसिटी कम यूटिलाइज करी है, उसके पास कार्बन क्रेडिट्स आ गए, अब वो ऐसे देश को अपने कार्बन क्रेडिट्स बेच सकता है जिसने अपनी लिमिट से ज्यादा कार्बन एमिशन किया है। एग्जैक्टली सेम मॉडल को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूएई ने बोला कि हम एक इनिशिएटिव लाएंगे, दैट इज ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम। इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर सिर्फ कार्बन की ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण की बात की जाएगी। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म में जो बात हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की हो रही थी, लेकिन ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम में जो बात होगी वो कार्बन के अलावा दूसरे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की भी होगी, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल कंजर्वेशन, डिजर्टिफिकेशन, एफॉरेस्टेशन। जो देश ज्यादा से ज्यादा ये काम करेंगे उन्हें ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, जो देश ये काम नहीं करेंगे उन्हें ग्रीन क्रेडिट्स दूसरे देशों से खरीदने पड़ेंगे पैसे देके। तो जैसे कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए हम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम लाए, वैसे ही दुनिया में पर्यावरण को और सुधारने के लिए हम ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम लेके आए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये थी हमारी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की पार्टनरशिप। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने कल्चर और संस्कृति को यूएई के साथ प्रमोट कर रहे हैं। यूएई एक इस्लामिक किंगडम है जहां पे इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है। ऐसे देश में यूएई ने अबू धाबी में हमारे को जमीन अलॉट करी ऑफिशियली, और ये बोला कि आप यहाँ पे अपना एक हिंदू टेम्पल बना सकते हैं। जब यूएई से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम भले ही इस्लामिक देश हैं, लेकिन इस्लाम सिखाता है टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसलिए हम चाहते हैं कि यूएई में जितने भी हिंदूज रह रहे हैं उनके पास भी वर्शिप का अधिकार होना चाहिए, और इसी स्पिरिट में हम इंडिया को जमीन अलॉट करते हैं आबू धाबी में एक टेम्पल बनाने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्यूरेट करा। इससे इंडिया यूएई के रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होंगे। वो इसलिए कि पहले जो बातचीत होती थी वो इकोनॉमी, ट्रेड, मल्टीलेटरलिज्म की होती थी। अब बात होगी कल्चर की भी, कि सदियों से, एंशिएंट टाइम से इंडिया यूएई आपस में कनेक्टेड हैं, और आज भी इंडिया का जो सबसे ज्यादा डायस्पोरा है वो सऊदी और यूएई में है। ऐसे में हमारे यहाँ का जो स्किल्ड वर्कर उधर जा रहा है वो और कंफर्टेबली वहां रह पाएगा, क्योंकि अब उसको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का भी एक मौका मिल रहा है। तो इससे हमारे और उनके लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। साथ में कल्चर के ही इनिशिएटिव्स में बात करी गई कि इंडिया का जो नेशनल आर्काइव्स है और यूएई का जो नेशनल आर्काइव्स है उनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। नेशनल आर्काइव्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सारा का सारा पुराने डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या फिर दूसरे शॉर्ट फिल्म्स, क्लिप्स, ये सब रखा जाता है। मतलब देश के जितने इंपॉर्टेंट डेटा और कानून हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं, वो सब
एक जगह पे स्टोर रूम में, एक जगह पे एक लाइब्रेरी में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल आर्काइव्स। हमारे नेशनल आर्काइव्स में ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजें हैं हिस्टोरिक, जो यूएई से जुड़ी हुई हैं, और उनके नेशनल आर्काइव्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया रिलेटेड हैं। हमने बोला कि ये एक दूसरे के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमारा और ज्यादा कोऑपरेशन प्रमोट हो सके। साथ में गुजरात में एक जगह है लोथल। आपको पता है कि ये इंडस वैली की एक साइट है, लेकिन यहाँ पे हम इंडस वैली की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, कि यहाँ पे नेवी और दूसरे मैरीटाइम एरियाज को शोकेस करने के लिए एक हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया, दैट इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इंडिया यूएई कोलैबोरेशन करेंगे, और यूएई हमारे को ये बताएगा कि कैसे पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, इंडिया और यूएई के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट्स होते थे समंदर के माध्यम से। तो लोथल में इस कॉम्प्लेक्स में इंडिया यूएई कोलैबोरेट करेंगे। साथ में ओवरऑल कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लेके आए एक इंडिया यूएई कल्चर काउंसिल फोरम टू प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी, कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, मूवीज, आपने देखा होगा जब भी शाहरुख खान का बर्थडे होता है तो बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान की ऐसे बड़ी बड़ी इमेज आ जाती है, इंडिया की मूवीज वहां पे रिलीज करी जाती हैं अरेबिक में डब करके। इस तरीके का कल्चरल कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात की गई। अब आते हैं अपने लास्ट पिलर पे, दैट इज सॉफ्ट डिप्लोमेसी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे नोट्स दे दूंगा, सेशन लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर सबसे पहले बात करी गई एजुकेशन की, जहां पे हमारे जो आईआईटीज हैं, उसमें एक आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, उन्होंने अपना पहला ऑफ शोर कैंपस खोला है अबू धाबी में। मतलब कि पहली बार किसी आईआईटी ने मिडिल ईस्ट में अपनी एक ब्रांच खोली है, आईआईटी दिल्ली ने, और वो खोली गई है यूएई में, अबू धाबी में। उधर अबू धाबी में जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, वो यूएई के बच्चों को अब एक मास्टर्स का कोर्स करवाने वाले हैं, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी पे मास्टर्स का कोर्स आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में करवाएगा। साथ में इंडिया यूएई की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो साथ में कोलैबोरेट करके एडवांस टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सबको प्रमोट करेंगे। इसके बाद बात की गई अबाउट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा और अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कैसे ई गवर्नेंस, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। तो इंडिया यूएई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में कोलैबोरेट करेंगे, और ये बोला गया कि ये दोनों साइड्स आपस में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाएंगे इंडिया में, कि इंडिया को, हमारे को सुपर कंप्यूटिंग का एक हब बनाना है, और ऐसे में सुपर कंप्यूटर्स और अलग अलग डेटा सेंटर्स इंडिया में खोले जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ के डोमेन में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, जहां पे बोला गया कि अलग अलग हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में क्या इन्वेस्टमेंट होती है, उनको दोनों साइड प्रमोट करेंगे। फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन्स, साथ में हेल्थ केयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर की जो मशीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट, उधर हम साथ में कोलैबोरेट करेंगे। तो ये था अपना इंडिया यूएई रिलेशन, और प्रधानमंत्री ने क्या क्या वहां पे बातें करी।